आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है। अभी ज्योग्राफी पर जो MCQ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो किसी एक चीज़ पर फोकस करने का फ़ायदा होता है। एक साथ बहुत सारे टॉपिक पर, बहुत सारे विषयों पर वीडियो बना के पोस्ट करने से चीज़ें जो है वो सिस्टम में नहीं आ पाती हैं। और 11th क्लास की NCERT का जब पोर्शन एक तैयार हो जाएगा, ठीक ठाक बना लिया जाएगा, तो फिर दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो है वो MCQ के सवाल बनाए जाएंगे। बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो फ़िलॉसफी से रिलेटेड हों या जो भी सोशल प्रॉब्लम चल रही हों, उनके ऊपर मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, अपने विचार रखूंगा। तो अभी देखिए जो सवाल है उसको देखते हैं, ताकि वक्त भी ज़्यादा ना हो और कम वक्त में वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश में भी है ये और हिंदी में भी है, और उन्हीं सवालों पर, स्टेटमेंट पर फोकस किया है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन क्षेत्रों में जीवों की संख्या अधिक होती है उन्हें हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो पेन ले लेते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जीवों की संख्या अधिक होती है उन्हें हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। क्या ये सही है? तो हमें ये देखना होगा कि जब भी कोई स्टेटमेंट हो तो हमें किसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो जीवों की संख्या के बारे में बात आ रही है यहाँ पर, और हॉट स्पॉट के बारे में कहा गया है। तो जिन क्षेत्रों में, इलाकों में जीवों की संख्या अधिक होती है उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, जब उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों को हॉट स्पॉट कहा जाता है। यानी 4-5 जीव जंतु या 10-12, 15 जो भी आप समझ लें, अगर ऐसे किसी इलाके में है तो वो हॉट स्पॉट के रूप में नहीं गिने जाएंगे, बल्कि ऐसे क्षेत्र जहाँ अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हों जीवों की, तो उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ध्रुवीय प्रदेशों में जीवों की प्रजातियों की संख्या तो कम हो जाती है लेकिन उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये सही है। देखिए, ध्रुवीय प्रदेश हैं, अब प्रजातियों की संख्या जो जीवों की है वो कम हो जाती है कहा है, तो ये बात सही है, मानी बात है कि बर्फीला इलाका है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कैसे वहाँ पर बड़ी तादाद में रह सकते हैं, क्योंकि बर्फीले इलाकों के अंदर जीवन वैसे भी कठिन होता है, तो वहाँ पर कुछ जीव जंतु ही रह पाएंगे और उन्हीं की संख्या जो है वो दिखाई भी पड़ेगी। तो इसलिए सही है कि प्रजातियों की संख्या तो कम हो जाती है लेकिन उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये सही है ये। तो ये सिर्फ बी वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो हमने देख लिया कि हॉट स्पॉट का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से प्रजातियों की संख्या से है, जीव जंतु जो भी होते हैं। इंग्लिश में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरियाज विद हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड एज हॉट स्पॉट। तो ये जो है ये गलत है। ये इन पोलर रीजन द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज बट देयर नंबर इंक्रीजेज, तो ये सही है, तो बी वाला सही है। तो दूसरा देखिए सवाल जो है वो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी तरह से IAS में पूछा जाता है, PCS में भी, UP PCS में भी अब इसी तरह से पूछा जा रहा है। बढ़ाए गए हैं सवाल जो है, इस तरह के बढ़ाए गए हैं। वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मात्रा क्या? तो नगण्य हो जाती है, तो ये सही है। यानी 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, यहाँ पर एक बस ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत स्तर रहता है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर ये लगभग 8 किलोमीटर होती है। तो ऐसे देखें कि जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है ये, तो यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है, तो पृथ्वी की लेयर, क्योंकि पृथ्वी जो है, वायुमंडल जो पृथ्वी का इस तरह की परतों से बना हुआ है, तो मानी सी बात है कि जो परत है, तो निचले वाली सबसे नीचे की परत जो है ट्रोपोस्फेयर है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ का मतलब होता है उथल पुथल होना, तूफान, यहीं पर तूफान भी आएगा इसी लेयर पर, यहीं पर जो है वो बर्फ़ भी गिरेगी। तो सारे जो भी मौसम के जो भी बदलाव होते हैं, बादल का बनना, बारिश होना, तूफान आना, बर्फ़ का गिरना, सब इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है कि ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर है,
और जबकि पोल की बात की जाए, ध्रुवों की बात की जाए, तो इन दोनों एरियो पर जो है वो 8 किलोमीटर है, और ऐसे सामान्य तौर पर जो है वो 13 किलोमीटर रहती है। तो ये सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट ए हाइट ऑफ 120 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स नेग्लिजिबल। तो ये सही है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? तो ऐसे देखें, जैसे मान लें कि ये कोई एक इलाका है, ये इलाका ले लेते हैं हम। अब यहाँ से मान लीजिए ये तापमान ले लिए कि पृथ्वी, मानी बात है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो शाम के वक्त में पृथ्वी जो है वो पार्थिव विकिरण के तौर पर दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसको परावर्तित करती है, सूर्य की ऊर्जा को। तो ऐसे में अगर वो पार हो जाए, कोई चीज़ मान ली निकल गई, तो ये पारदर्शी हो गई। लेकिन अगर पार ना हो, मान लें अब ये पार ना हो, यहीं तक रह जाए और ये चीज़ इसको सोख ले, तो अपारदर्शी हो जाएगी वो। तो इसलिए कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है वो पार्थिव विकिरण को सोख लेती है, जाने नहीं देती। आने तो देती है, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, लेकिन वो उसको जाने देती है, गुजर जाती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, दिखाते हैं ये भी, तब ये बात ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और फिर हम आगे देखिए हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये है, ये देखिए, तो इसको वेवलेंथ कहते हैं, हम लोग जानते हैं वेवलेंथ है ये। लेकिन अगर इसी को देखिए छोटा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो वेवलेंथ जो है बहुत कम हो गया ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत तेज़ है, जिसके वजह से जो तरंग दैर्ध्य है यानी जो वेवलेंथ है वो कम है। तो होता क्यों है कि सूरज से, मानी बात है कि कोई प्रकाश जब आएगा तो सूरज तो बहुत बड़ा है, तो जब प्रकाश आता है सूरज का पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो रहता है, लेकिन इतनी तेज़ी होती है और शॉर्ट वेव में आती है, फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की जो रोशनी आती है वो लघु तरंगों में आती है। लघु तरंगे देखिए है, ये वेवलेंथ बहुत कम है, तो ऐसे में ये आने देती है, पारदर्शी हो जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब पृथ्वी इसको शाम के वक्त वापस भेजना शुरू करती है, इसी सूर्य के प्रकाश को, तापमान को, तो फिर दीर्घ तरंगों में ये भेजती है। तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, पावर कम है भेजने की है। मानी इस बात है क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी एक शक्ति है, लेकिन सूरज तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में दीर्घ तरंगों के तौर पर भेजने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पार्थिव विकिरण को, यानी पृथ्वी के जो विकिरण है, विकिरण माने जो प्रकाश है, जो तापमान है, जो हीट है, उसको जब पृथ्वी शाम के वक्त भेजती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको जाने नहीं देती और अपने में ही सोख लेती है, जिसके वजह से शाम के वक्त आप देखें गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज़्यादा होगा तो फिर तापमान में वृद्धि भी हो जाएगी। तो यही बात मैंने आपको इसमें समझाई है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन ओपेक टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो बी वाला है। आप देखिए आगे चलिए स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में तापमान का लंबवत संचरण संवहन कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। तो सही है ये। लंबवत का मतलब होता है ऐसे, ऐसे किसी चीज़ का जाना, और ये है हॉरिजेंटल, क्षैतिज होता है, ऐसे कोई चीज़ जाती है तो ये क्षैतिज होता है। तो इस तरह से लंबवत जब तापमान का संचरण होता है, तापमान ऊपर जाता है, संचार कर होता है, ट्रांसफ़र होता है वो, तो उसको संवहन कहते हैं। क्योंकि मानी सी बात है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, इसमें लेयर, वायुमंडल है तो उसकी बहुत सारी लेयर हैं। तो यहाँ से पहली वाली परत है ये क्षोभ मंडल, यहाँ तापमान जाएगा, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, उसी को संवहन कहते हैं। सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट के तहत प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी 1 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, एल्टीट्यूड से ऊपर मतलब बढ़ते हैं, तो फिर होता क्या है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी हो जाती है। ऊपर जाने पे क्या होता है, जब हवा ऊपर जाती है तो तापमान कम होता जाता है, तो जिसके वजह से हवा ठंडी होती चली जाती है।
तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बस इतना हमको रखना है, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इधर से तापमान में कमी हो जाती है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सही है ये। अंडर नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर ऑफ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, चक्रवात जैसे कि हिंद महासागर में, चक्रवात भारत में भी आते हैं अक्सर, उड़ीसा में, बंगाल में उधर आती रहती हैं तेज़ हवाएं, तूफ़ानी। तो जो चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से जो यहाँ पर फैक्टर दिए हुए हैं, क्योंकि चक्रवात की उत्पत्ति समुद्र में होती है, तो ऐसे में वो रीज़न, वो कारण पैदा होने चाहिए जिसके वजह से वो चक्रवात पैदा हो। तो समुद्री क्षेत्र में तापमान का 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना, तो ये सही है। अगर समुद्री क्षेत्र में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो ये सही है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति, तो ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ऐसे जो गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति होती है, पवनों की गति में अंतर कम होना, तो ये भी सही है। तो डी वाला सही नहीं है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के निर्मित होना, बल्कि लो मतलब निम्न वायुदाब हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है हवा का, तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है उच्च वायुदाब। बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसमें ये डी वाला जो है वो नहीं है, बाकी सब हैं। छठा सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तो ये आर्द्रता है वो क्या है, हवा ले लेते हैं और ये जलवाष्प ले लेते हैं। तो हवा में अगर जलवाष्प मौजूद होगी तो उसको आर्द्रता कहते हैं। दूसरा देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो एक शब्द है निरपेक्ष आर्द्रता। तो है क्या ये कि जलवाष्प की वास्तविक मात्रा वायुमंडल में अगर होगी तो उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये भी सही है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें सारे सही हैं, डी। अब इंग्लिश में देखिए आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये भी सही है और चारों ही सही है। अब देखिए, चलते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्थानों के वायुदाब के अंतर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। तो ये वायुदाब प्रवणता क्या है, तो होता यह है कि कहीं पर हाई प्रेशर होता है हवा का, लो प्रेशर होता है। तो इन दोनों के बीच में, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। ऐसे में हवा जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो फ्लो करती है। तो ये सही है। धरातल पर पवन की दिशा समान रूप से दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल द्वारा निर्धारित होती है। तो यही सही है। अब है क्या, ये जो पवन की दिशा होती है धरातल पर जो है वो किससे जो है वो प्रेरित होती है, दाब प्रवणता से, और दूसरा कोरियोलिस बल के द्वारा निर्धारित होती है। तो सही है ये। जो हवा की जो डायरेक्शन होती है, हवा किसी दिशा में ही बहेगी, मानी सी बात है, तो वो उस दिशा में क्यों बहती है, तो इसके लिए दो रीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है दाब प्रवणता, जिसको अभी बताया कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस दाब प्रवणता कहते हैं। एक ये एक कोरियोलिस बल है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है अपनी मूल दिशा से दाएं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाएं तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसे में दिशा ही निर्धारित होगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब प्रवणता में वृद्धि होती है। तो ये भी सही है। जब मानी सी बात है कि ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु का दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि वायु ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाएगी। हवा जो है ऊपर जाती है, तापमान में कमी होती है ऊपर जाने पर। तो जब हवा जो है, गर्म हवा मान लीजिए ऊपर जाएगी, तो मानी सी बात है ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो गिरेगा, तापमान में कमी होगी, तो हवा ठंडी हो जाएगी, तो भारी हो जाएगी। ऐसे में वहाँ दाब प्रवणता की कंडीशन पैदा हो जाएगी, तो बहुत तेज़ जो है उसमें वृद्धि होती है। तो सही है ये। तो इसमें
तीनों ही सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेज इज कॉल्ड एयर प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये सही है। द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑन द सरफेस इज जनरली डिटरमाइंड बाई प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स, तो ये भी सही है। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एयर प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीजेज, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु ओजोन गैस को उच्च अक्षांशों की तरफ स्थानांतरित कर देती है। जो हवा है वो ओजोन गैस को उच्च अक्षांशों की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे पृथ्वी है, अब ये भूमध्य रेखा है मान लीजिए, यहाँ से ऐसी रेखाएं चलने लगेंगी, ये हमारा लैटिट्यूड है। तो ये अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। तो मान लीजिए भूमध्य रेखा है, अगर इसको मान लिया जाए तो ये ऊंचे हाई लैटिट्यूड है, ये काफ़ी ज़्यादा हायर लैटिट्यूड है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ओजोन गैस बनती है वो ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल एरिया में बनती है, लेकिन हवा के ज़रिए वो ऊंचे अक्षांशों में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इसको भेज दिया जाता है। किसको? ओजोन गैस को। तो ये जो है मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पैदा होती है, लेकिन इसको ऊंचे अक्षांशों में भेजने के लिए हवा काम करती है और उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है ओजोन गैस को, जिसकी वजह से यहाँ भी ओजोन गैस मतलब उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाता है। ओजोन गैस हल्के नीले रंग की तथा उत्तेजक होती है, तो ये सही, इसका रंग जो है वो हल्का नीला होता है और ये इरिटेटिंग होती है। ओजोन गंधहीन गैस होती है, तो ये सही नहीं है, बल्कि ये तीखा होता है, इसका मतलब टेस्ट जो है काफ़ी सूंघने पर तीखेपन का एहसास होता है। ओजोन गैस का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन जो होता है अधिक हो जाने पर, ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो ये विस्फोट के साथ विघटित हो जाती है, तो ये सही है। तो उसमें 1, 2 और 4 सही हैं। इंग्लिश देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विंड ट्रांसपोर्ट ओजोन गैस टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स, तो ये सही है, ये भी सही है। ओजोन गैस इज लाइट ब्लू इन कलर एंड इरिटेटिंग, तो ये भी सही है। ओजोन इज एन ऑर्डरलेस गैस, तो ये सही नहीं है, गलत है, बल्कि इसकी मतलब जो महक है वो तीखी होती है। When the concentration of ozone gas increases, it disintegrates with an explosion, तो ये सही है। तो इसमें जो है 1, 2 और 4 ये वाला सी वाला सही है। तो ये आपके सामने मैंने रखा, कोशिश की है मैंने किस तरह के सेंटेंसेस रखे जाएं। तो इससे क्या होता है कि प्लेलिस्ट जब ज्योग्राफी की बन जाएगी, भूगोल की, तो फिर वीडियो देखने के बाद फिर जब किताब पढ़ी जाती है तो ज़्यादा जो है वो चीज़ें कवर हो जाती हैं आसानी के साथ। और यहाँ कोशिश जो है वो यही है कि जो बेसिक बातें हैं NCERT में दिया हुआ है, जो एक बेस जो है वो उसका तैयार हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि व्याख्या जब की जाती है तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। जैसे कि बताया अभी कि जो है पृथ्वी पार्थिव विकिरण जो होता है, पृथ्वी जब वो शाम के वक्त में सूर्य के प्रकाश को, ये तापमान जो रहता है उसको जब अंतरिक्ष में वापस भेजती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको सोख लेती है, अपारदर्शी हो जाती है, मतलब जाने नहीं देती। तो उसकी वजह यही है कि पार्थिव विकिरण जो होता है उसमें दीर्घ तरंगों के तौर पर जो है वो भेजा जाता है। तो दीर्घ तरंगों में भेजे जाने से फ्रीक्वेंसी जो है वो लो रहती है, तो ऐसे में वो पार नहीं कर पाती कार्बन डाइऑक्साइड को और वो सोख ली जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसमें तेज़ी होती है, क्योंकि वो लघु तरंगों तो उसका वेव लेंथ कम होती है। तो ऐसे में क्या है कि तेज़ी रहती है, फ्रीक्वेंसी में तेज़ी रहती है, तो फिर वो पारदर्शी हो जाती है ओजोन गैस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड पारदर्शी हो जाती है, आने देती है, पृथ्वी की सतह पर प्रकाश आ जाता है। तो ये बातें समझाने से, एक्सप्लेनेशन से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। जिन लोगों को क्लियर है, जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है जब उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसे ही सवाल में टिक करके आगे बढ़ जाना वो सही नहीं है, मकसद जो है पूरा नहीं होगा। तो कोशिश की जाएगी कि जहाँ भी होगा उसकी व्याख्या जो है वो की जाएगी। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। फिर बाद में किसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा एक टेस्ट भी जो है वो बदलना चाहिए। तो किसी भी फिलॉसफिकल टॉपिक को लेकर के या किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर के जो कि मेंस के लिए या जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी रखा जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी अगर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है तो लोगों को फ़ायदा होता है।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।